नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो आज से बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम बीए के लिए सीरीज जो स्टार्ट की जा रही है वो अरिहंत की। अरिहंत में हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस और संविधान जितने भी सारी चीज़ें हैं सारी जो है वीडियो के माध्यम से कवर करा दी जाएंगी। मैक्सिमम कई सारे टॉपिक्स जो हैं चैनल पे ऑलरेडी वीडियो उसके अपडेट हैं। ये सीरीज़ इसलिए शुरू करा दी जा रही है कि आपसे कोई भी चीज़ जो है बचे नहीं। जैसे अरिहंत जो न पढ़े हों तो ये वीडियो देख के, सारी सीरीज देख के अरिहंत को जल्द से जल्द जो है कंप्लीट कर लें। आप पढ़ेंगे नहीं, लगा के अगर सुन भी लेंगे तो सारे जो फैक्ट्स हैं आपको इसमें के भी याद हो जाएंगे 2 से 3 बार अगर आप सुन लेते हैं। तो अब भी अगर आपने तैयारी नहीं शुरू की है बीएचयू एंट्रेंस के लिए तो शुरू कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप, जितनी भी सारी चीज़ें सीरीज स्पेशल बनेंगी बीएचयू एंट्रेंस के लिए, वो देख सकते हैं आप। तो इसके कितने पार्ट बनेंगे, मतलब 7 से 8 पार्ट जो है 10 से 12 मिनट के बनेंगे हिस्ट्री के, बाकी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के बनेंगे। इसके अलावा जो यूपी SSC, लोअर पीसीएस इत्यादि जो दे रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। मनुष्य के द्वारा घटनाओं का कोई लिखित विवरण जो नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल आपको याद रखना है। आद्य ऐतिहासिक काल क्या किसे कहते हैं? जिसमें लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की है। मानव विकास के उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिसका विवरण जो है लिखित रूप में है। आग का आविष्कार, देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ था। चाक या पहिए का आविष्कार आप कह सकते हैं नव पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल, चाक का आविष्कार नव पाषाण काल। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे जो है धातु का प्रयोग किया। ये भी प्रश्न बीएचयू एंट्रेंस में पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस में भी पूछा हुआ है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। अलेक्जेंडर किनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। रेडियो एक्टिव कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि जो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई। ये तिथि आपको याद रखनी है। इस सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये नाम आपको याद रखना है। तो तिथि क्या है? 2350 ईसा पूर्व से 1750। किसने खोज की थी? 1921 में राम बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरी सभ्यता थी। वह सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले जो है केवल 6 नगर थे। कौन कौन से? ये 6 नगर बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनावली, चन्हू, धाड़ो। मोहनजोदड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला। ये भी प्रश्न आपको आया हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड, ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की लिपि आपको क्या है? भाव चित्रात्मक, ये याद रखना है। जिसे बुस्त्रोफेदन के नाम से जाना जाता है, जिसे बुस्त्रोफेदन के नाम से जाना जाता है। तो लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति आपको याद रखनी है। बस यहाँ से जो वर्ड आपको है ये वर्ड आप निकाल के एक पेज पे लिखते जाइए। बस लिपि, भाव चित्रात्मक, ग्रिड पद्धति, बस एक एक सेंटेंस आप लिखते जाइए। एक पेज पे सिंधु घाटी सभ्यता पूरा आपका तैयार हो जाएगा। ये नहीं कि सिंधु घाटी की लिपि भाव चित्रात्मक है, ये सब नहीं लिखना है, बस भाव चित्रात्मक। तो जैसे ही विकल्प आया सीधे आप टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। मातृ देवी पूजा और वृक्ष पूजा, शिव पूजा का प्रचलन जो है वहाँ पे मिलता है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान जो है मध्य एशिया तथा बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव माना है। ये प्रश्न आया हुआ है।
आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया किसने माना था? मैक्स मूलर ने। वैदिक सभ्यता से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख बोगज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ। प्राचीनतम अभिलेख बोगज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई तथा इसकी भाषा जो है संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई बढ़ते हुए क्रम में तो कौन से? ग्राम, विश या जिसे जिला भी कहते थे, और फिर लास्ट में आएगा जन। ग्राम, विश, जन, ये आपको याद रखना है। सूत, रथकार तथा कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ठीक, रत्नी किसे कहते थे? सूत, रथकार, कम्मादि नामक अधिकारी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो है सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गोविष्टी शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राज युद्ध जो है बेचू एंट्रेंस में पूछा हुआ है, LLB में भी आया है, BA में भी आया है। तो 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। किस मंडल में? ऋग्वेद। पहले तो किस वेद में है? 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में है। किस मंडल में? 7वें मंडल में है। यह युद्ध जो है रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुए। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी कई विदुषी स्त्रियां थीं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता प्लस वैदिक सभ्यता, जितने भी प्रश्न लूसेंट में अरिहंत में दिए गए हैं वो कवर किए गए हैं। हालांकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं, लेकिन ये सीरीज जैसे ही पूरी होती है इस पर क्वेश्चन आपको कराया जाएगा इसी बुक से। फिर इसके बाद लूसेंट क्रैश कोर्स आपको करा दिया जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके कवर कर दिए जाएंगे हिस्ट्री, फिर उसके बाद जियोग्राफी, इस तरीके से। साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग आप लोग लगाते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आगे और भी वीडियो जो है बनाई जाए। ठीक, व्यूज आएंगे तो वीडियो बनाने के लिए मनोबल जो है बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री BHU एंट्रेंस के लिए जो अरिहंत की बुक की सीरीज जो शुरू की गई है, इसमें ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध और अन्य धर्म, जैन धर्म। ठीक, तो ये पूरी सीरीज आप लोग जरूर देखें, पूरी वीडियो कंप्लीट। बौद्ध का जन्म जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष 16 जनपद। तो पूछ सकता है कितने जनपद थे? तो 16 जनपद थे। इसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो किसमें किया गया है? अंगुत्तर निकाय। ये प्रश्न पूछा गया है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये आपको याद रखना है। जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे और माता त्रिशिला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंभिक में ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तो तपस्या 12 वर्ष की थी। कहाँ की थी? जंभिक में की थी। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर।
साल वृक्ष के नीचे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जिसके कारण से इन्हें केवलिन, जिन माने इंद्रिय विजेता, अहत यानी पूज्य, निग्रंथ यानी बंधनहीन कहा जाता था। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृत या अर्ध मगही भी बोल सकते हैं, अर्ध मागधी भाषा में दिया था। ये आपको याद रखना है। जैन धर्म के 3 रत्न, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये भी याद रखना है आपको। पूछा गया है कौन कौन से 3 रत्न हैं, आपको ये तीनों रत्न दे देगा। एक अदर ऑप्शन पूछेगा कौन से जैन धर्म के 3 रत्नों में नहीं है, तो दर्शन, ज्ञान, आचरण, ये तीनों हैं। मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईसा पूर्व हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। देखिए, जैन और बौद्ध इन दोनों में जन्म को लेकर आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, मैक्सिमम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में, इनका कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। पिता का नाम सिद्धोधन, सांख्य गण के शासक थे। ये आया हुआ है कि गौतम बुद्ध के पिता किस गण के शासक थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें निरंजना, फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो निरंजना नदी थी, ये आपको याद रखना है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोधगया कहलाया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्नम, उस समय उसका नाम ऋषिपत्नम था। कहाँ दिया? सारनाथ। जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन। देखिए, भिक्षु की तैयारी में बौद्ध धर्म को सबसे अच्छे से पढ़िएगा। बौद्ध धर्म से 2-3 प्रश्न हर बार आते हैं। ठीक, तो सारनाथ ऋषिपत्नम, और जो पहला उद्देश्य दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश स्थानीय भाषा पाली में दिए थे। किसमें दिए थे? पाली में दिए थे। 3 रत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म, संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। अब भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव तथा शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। दक्षिण में नायनार संतों के प्रभाव से और चोल व पल्लव राजा को प्रशांत द्वारा शैव धर्म की प्रगति हुई थी। दक्षिण में 12वीं शताब्दी में वीर शैव व लिंगायत धर्म का उत्थान हुआ। इसके संस्थापक वासव और तृतीयत्र वासव थे। शिव का उत्कर्ष श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ था। ये आपको याद रखना है, बाकी इससे बहुत कम प्रश्न जो है पूछे गए हैं। भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक वासुदेव श्री कृष्ण थे। शक्ति देवी की उपासना करने वाले शाक्त कहलाए। मातृ देवी की उपासना सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। दुर्गा सप्तशती अंश मार्कंडेय पुराण में है। कपालिक तथा कालामुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की उपासना करते हैं। तो ये सेकेंड पार्ट यहीं पे समाप्त किया जाता है। आगे के पार्ट में और जो है चीज़ें आपको बताई जाएंगी। BHU एंट्रेंस के लिए इंडियन हिस्ट्री की ये तीसरी वीडियो है, जिसमें हम लोग अरिहंत की बुक को कवर कर रहे हैं। तो ये तीसरा भाग उसका। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अज्ञातशत्रु ने करके स्वयं मगध के सिंहासन पर बैठा था। तो बिंबिसार की हत्या किसने की? अज्ञातशत्रु ने। अज्ञातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकर था। इसी की सहायता से अज्ञातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अज्ञातशत्रु की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदयन ने, और वह मगध की गद्दी पर बैठा। तो हर्यक
बिम्बिसार की हत्या, अज्ञात शत्रु की हत्या, उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना नाम से जाना जाता है, की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ पे ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। ये याद रखने वाला पॉइंट है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर ने भारत विजय की अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ 326 में युद्ध करना पड़ा। इसे हाइडेस्पीज का युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। किसके साथ किया था? पोरस के साथ। झेलम का युद्ध के नाम से प्रश्न आया हुआ है। घनानंद के खिलाफ युद्ध में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त सभी चाणक्य के ही नाम है। द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध जो है राजनीति से है। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। ये भी प्रश्न आया हुआ है। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया। मेगास्थनीज सेकुलस निकेटर का राजदूत था। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। मेगास्थनीज सेकुलस निकेटर का राजदूत था, जो किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। इसने इंडिका पुस्तक की रचना की। तो 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, किसके दरबार में रहता था, किस पुस्तक की रचना की थी? तो सेकुलस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ये प्रश्न, तीनों प्रश्न आए हुए हैं, आपको याद रखना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। यूनानी बिंदुसार को अमित्रोचेटस के नाम से जानते हैं। यूनानी बिंदुसार को अमित्रोचेटस के नाम से जानते हैं, जिसका संस्कृत रूपांतरण अमित्रघात है। तो प्रश्न पूछा गया है, अमित्रघात की उपाधि से किसे संबोधित किया जाता था? तो बिंदुसार को। ठीक। वायु पुराण में भद्रसेन तथा जैन ग्रंथों में सिंहासेन कहा गया है। किसको? बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसेन और जैन ग्रंथों में सिंहासेन कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार यूनानी शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। महावंश के अनुसार अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व, यानी पहली शताब्दी से ईसा पूर्व माने पहले की बात हो रही है। 273 ईसा शताब्दी, 273 232 घटता है, ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष, ये वर्ष आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा हुआ है BHU BA में, किसवें वर्ष में, अभिषेक के कितने वर्ष बाद? तो 8वें वर्ष, लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। तो अभिषेक के 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। पुत्र महेंद्र और संघमित्रा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है अफगानिस्तान से मिले। खरोष्ठी लिपि के अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्रह्मलिपि के अभिलेख मिले हैं।
ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। तो अशोक का अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न आया हुआ है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। तो ये सातों पूछेगा नहीं, पूछेगा कितने वर्गों में, तो 7 वर्गों में समाज को विभाजित किया था। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी थी? 18। पुष्पमित्र शुंगु, जिसने मगध पर शंगु वंश की नींव डाली, वह ब्राह्मण जाति का था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पुष्पमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध किया था। अश्वमेध किसने किया? पुष्पमित्र शुंग ने। इनके लिए पातंजलि ने अश्वमेध कराए। सातवाहन, जिसे आंध्र वंश भी कहते हैं, शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, शीशे, प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ जो है सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ है, यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्या क्रम है? तो हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। भारत में सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। किसने? हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर जिले प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। तो हिंदू यूनानी शासकों ने हेलेनिस्टिक आर्ट, गांधार कला से संबंधित प्रश्न BHU BA में पूछा हुआ था। ठीक। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम 150 से 130 ईसा पूर्व था, जिसने कठियावाड़ में अर्ध शुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित इसका जीर्णोद्धार कराया, रिपेयर कराया इसे। रुद्रदामन प्रथम के द्वारा स्थापित संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख जूनागढ़ से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? जूनागढ़ से प्राप्त हुआ था रुद्रदामन। अभिलेख बेहद महत्वपूर्ण है। 8-10 जो है अभिलेख है, उनकी स्थापना या उन्हें किसने अभिलेख करवाया था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये इसकी ट्रिक एक है, उससे आपको याद हो जाएगी। तो अभिलेख आप लोग जरूर याद करके जाइए, कौन सा अभिलेख किसने स्थापित कराए थे। रुद्रदामन, जूनागढ़। कनिष्ठ ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के पश्चात एक संवत चलाया, जिसे शक संवत कहलाता है। देखिए, संवत संबंधित BHU LLB में 3 बार पूछा है। ठीक। विक्रम संवत किसने चलाया, शक संवत किसने चलाया, तो ऐसे प्रश्न जो है 3 साल पूछे हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, LLB में पूछा है, BA में भी पूछा है। तो कनिष्ठ ने 78 ईसा पूर्व, ये 78 ईस्वी में आपको याद रखना है, एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता दी गई है। गांधार शैली एवं मथुरा मूर्तिक शैली का विकास कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ। गांधार शैली एवं मथुरा मूर्ति कला शैली का विकास कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ। भारत का आसीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक सूत्र है। इसी में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईसा पूर्व था। यह 319 में गद्दी पर बैठा और इसने गुप्त संवत 319-20 शुरू किया। ये इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, आप BA और LLB दोनों में देख सकते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की। यह अभिलेख चंपू शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।
ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया जाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। ये भी इम्पोर्टेंट। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम दिया रहेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान कहाँ से भारत आ रहा, तो चीनी था, तो चीन से। 2 प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। चलिए इस वीडियो में इतना ही। 12 मिनट का वीडियो। आगे के वीडियो में आगे के कराए जाएंगे, जो चौथी वीडियो आपकी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, शेयर करें और चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें। कोई फीडबैक हो तो अपना ज़रूर बताएं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इंडियन हिस्ट्री BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो सीरीज स्पेशल जो सीरीज शुरू की गई है अधिहंत बुक की, ये चौथा उसका भाग है, जिसमें हम लोग आगे के प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ तक हो गया था। इसमें अगला प्रश्न है यहाँ से। महत्वपूर्ण जितने फैक्ट्स हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में, वो सारी चीज़ें इसमें कवर करा दी जाएंगी। स्कंदगुप्त 1455 से 1461 ईस्वी में गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। तो प्रश्न पूछा जाएगा, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया, स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन झील किस पर्वत पर स्थित है, गिरनार पर्वत। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हुआ। हूणों का आक्रमण कब शुरू हुआ, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं की अभिलेखों में दिनार कहा जाता है। ठीक, दिनार किसने जारी की, गुप्त राजाओं ने। तो दिनार जो है गुप्त राजाओं ने जारी की। दिनार क्या होता है, स्वर्ण मुद्राएं होती हैं। कायस्थों ने सर्वप्रथम जो वर्णन है वो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। ओशनम स्मृति में मिलता है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो है देवगढ़, जो झांसी में का दशावतार मंदिर है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है। ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे अधिक प्रसिद्ध जो कवि थे कौन थे, कालिदास। तो कालिदास किसके शासनकाल के कवि थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। या पूछ सकता है कालिदास किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आपको याद रखना है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थानेश्वर, जो वर्तमान जो है कुरुक्षेत्र के निकट। हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थानेश्वर थी। बाद में इसने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित की। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध दरबारी कवि बाणभट्ट। प्रश्न कई बार पूछा आया, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये इंपॉर्टेंट एकदम याद कर लीजिए, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन की रचना है तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन की रचना है। ये तीनों आप याद रख लीजिए, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। चीनी यात्री हेंगशॉन्ग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। चीनी यात्री हेंगशॉन्ग
हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। महाबलीपुरम के एकाश्मात्मक रथों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। एकाश्मक रथों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं BHU BA में, तो इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एकाश्म रथों का मंदिर, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो कैलाशनाथ मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर, दोनों का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, देखिए ये कैलाशनाथ मंदिर है, ये केवल कैलाश मंदिर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। कौन? ध्रुव राष्ट्रकूट का वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश थे? 3 वंश थे, तीनों का नाम आप कमेंट में बताएंगे। ठीक, प्रश्न जो है BHU BA में पूछा हुआ है। 3 प्रश्न में चौथा विकल्प था, तो प्रश्न पूछा था कि त्रिपक्षीय संघर्ष में इसमें कौन सा वंश शामिल नहीं था, तो 3 वंश तो शामिल थे, एक चौथा शामिल नहीं था। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। एलोरा और एलिफेंटा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं जिसमें 1 से 12 जो है बौद्ध, 1329 हिंदू और 30 से 34 जो है जैनों की गुफाएं हैं। तो इसमें बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों की गुफाओं से संबंधित है एलोरा, तो तीनों धर्मों से संबंधित है, जैन, हिंदू, बौद्ध। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोलमंडलम बनाया। राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर निर्माण कराया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण कराया। देखिए मंदिरों से संबंधित एक अलग कॉपी, एक अलग पेज आप लोग बना लीजिएगा, उसमें सारे मंदिरों और उसको किसने निर्माण कराया ये लिख लीजिए, तो मैक्सिमम चांस है एक प्रश्न आपके यहाँ से कंफर्म हो जाए, और उसे डेली बेसिस पे आप लोग देखते रहिएगा। 10 से 12 जो है महत्वपूर्ण है वो आप लिख लीजिए, उसमें से 1-2 आ जाएंगे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। पाल वंश का सबसे महान शासक था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, धर्मपाल। जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य की थी। कश्मीर का मातंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य के द्वारा करवाया गया। कविराज की उपाधि से विभूषित जो शासक था वो था राजा भोज। राजा भोज को कविराज की उपाधि मिली थी। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था।
चंदरबाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। चंदरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो थी। तो चंदरदाई पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदरदाई की। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंदरदाई। और किसका कवि था ये? तो पृथ्वीराज तृतीय का। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनाया था। अब यहाँ से देखिए मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है। अभी तक हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में चल रहे थे, अब मेडुअल हिस्ट्री में चलेंगे। जैसे ही भारत में मुसलमानों ने आक्रमण किया, वो काल जो है मध्यकालीन इतिहास से आप बोल सकते हैं। तो कब चालू हुआ? तो आप कह सकते हैं 712 से। क्यों? क्योंकि इसमें मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने 712 में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। इससे पहले भी आक्रमण होते आए थे, लेकिन वो असफल हो गए। पहला सफल आक्रमण 712 में हुआ। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, जो अरबों ने किया। महमूद गजनवी ने 999 से 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार जो है आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने सबसे चर्चित इसके जो आक्रमण थे 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। यह प्रश्न भी आया है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे किस वर्ष में, किस ईस्वी में आक्रमण किया? तो 1025-26 में। महमूद गजनी को गाजी यानी विधर्मियों का कत्ल करने वाला और बुत शिकर कहा जाता था। महमूद गजनवी को गाजी और बुत शिखर कहा जाता था। तो ये दोनों निकनेम आपको याद रखने हैं कि गाजी या बुत शिखर किसे कहा जाता था? महमूद गजनवी को। अलबरौनी फिरदौसी उशरी फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ये 4 कवि कौन कौन? अलबरौनी, फिरदौसी, उशरी, फारूकी, ये चारों महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। यह आक्रमण मुल्तान और सिंध पे था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, जो गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीमदूती ने गौरी को बुरी तरीके से परास्त किया। पहला 1175, दूसरा 1178। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई और गोरी की हार हुई। ये भी मोहम्मद गोरी ने लड़ा था 1191 में। तो कब लड़ा? 75, 78, फिर 1191 में। किससे? पृथ्वीराज तृतीय से। तो यहाँ से ही कई प्रश्न बनते हैं। पहला, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191। किनके बीच हुआ? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो इसमें गोरी की हार हुई थी। और फिर इसके जस्ट 1 साल बाद यानी 1192 में गौरी ने फिर तैयारी करके आक्रमण किया, ठीक, जिसमें चौहान पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। पहले गौरी की हार हुई थी 91 में, 92 में गौरी की विजय प्राप्त हुई। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी ने भारत के विजित जो जीते हुए प्रदेश थे उस पे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर खुद जो है गजनी चला गया। तो इस वीडियो में बस यहाँ तक। आगे की वीडियो में आगे के प्रश्न जो है बताए जाएंगे, जो भाग 5 होगा। तो ये मैक्सिमम आप कोशिश करिए कि सारे भाग आप लोग देखें, 2 से 3 बार 4 बार देखें, तो मैक्सिमम जो फैक्ट्स हैं आपके दिमाग में याद आ जाएंगे परीक्षा के टाइम पे। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों,
इंडियन हिस्ट्री फॉर VHU एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो हम लोग अरिहंत की बुक कवर कर रहे हैं, उसमें ये 5वां भाग है, जिसमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, BHU BA LLB BA LLB, इसके साथ ही साथ आप UP PCS और UP SSC की परीक्षाओं के लिए भी इसे पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम प्रश्न जो है फैक्ट यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो ये 5वीं वीडियो है जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। प्रश्न आएगा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार का निर्माण की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में की। किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है UP PCS, UP SSC, BHU एंट्रेंस BA में लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये BPSC में आया हुआ प्रश्न है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय तो ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी। या जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए ऐबक ने किसे भेजा? तो बख्तियार खिलजी को। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली आया। तो लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित की? इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली जो है राजधानी स्थानांतरित की। इल्तुतमिश के अन्य महत्वपूर्ण कार्य देख लीजिए। तो कुतुबुद्दीन निर्माण को पूरा कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था और पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। तो प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है कुतुब मीनार को लेकर। तो इसका निर्माण कार्य जो है इल्तुतमिश ने पूरा कराया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का जो सिक्का होता था उन्हें टका कहा जाता था, तांबे का जीतल। तो ये भी प्रश्न आया हुआ। जीतल क्या है? तो तांबे की मुद्रा है या सिक्के हैं तांबे का। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई। इक्ता इल्तुतमिश, इक्ता इल्तुतमिश, ये भी प्रश्न याद रखना है। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता है। तो तुर्कान ए चहलगामी क्या है? 40 गुलाम सरदारों का संगठन था जिसे किसने बना था? इल्तुतमिश ने। तो कई सारी चीज़ें यहाँ याद करने के लिए हैं। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान ने 1236 ईस्वी में स्थानीय जनता के सहयोग से दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जो 1236 से 1240 तक रही थी, जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। तो प्रश्न पूछा हुआ ये प्रश्न है कि पहली जो है मुस्लिम महिला कौन थी जो सिंहासन पर बैठी थी? तो कौन थी? रजिया बेगम, जो शासन की बागडोर संभाली थी, रजिया बेगम। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोश प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। ये दोनों प्रथा आपको याद रखनी है। सिजदा और पैबोश प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। किसने की थी? बलबन। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ कराया। जितने भी प्रश्न यहाँ बताए जा रहे हैं सारे जो है BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम के अलावा UP PCS हो, UP SSC हो, BPSC हो, सभी में पूछे गए हैं। किसी न किसी साल सभी में पूछे जाते हैं और सभी जो है रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो अच्छे से अगर पूरी सीरीज आप तैयार कर लेते हैं तो BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो 5-7 प्रश्न आपके यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा जब आप स्टेट PCS कोई देने जाएंगे तो वहाँ ये मान के चलिए 50% प्रश्न आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। तो सारी सीरीज को अच्छे से आप लोग जरूर देखें। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। तो लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने।
अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की। इसको लिखना कैसे है? आप एक कॉपी पे अलाउद्दीन खिलजी लिख लीजिए और उसने क्या क्या किया था वो एक एक लाइन में लिख लीजिए। सेना को नगद वेतन देना, सैनिकों को का हुलिया लिखना, घोड़े दागने की प्रथा, ये सारी चीज़ें तो एक जगह आपका कलेक्शन हो जाएगा। सिकंदर ए शानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। अलाउद्दीन ने अपने शासन काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? अलाउद्दीन ने। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इन्हें सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु यानी रक्त पीने वाला कहा जाता है। किसे कहा जाता है रक्त पिपासु? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, तांबा धातुओं के सिक्के चलाए। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया। तो इब्न बतूता कहाँ का था? अफ्रीकी यात्री था। देखिए प्रश्न एक साल BHU में इस तरीके से पूछा गया था। इधर यात्री दे दिए गए थे, यात्रियों के नाम, इधर उनके देश दे दिए गए थे और इन्हें मिलान करना था। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए थे। तो इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं। तो इस तरीके से भी आपको देखना है कि एक तरफ पूरे आप यात्री लिख लें, वो किस देश से आए हैं ये लिख लें। तो इब्न बतूता अफ्रीका से आया था 1333 ईस्वी में। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। तो रेहला किसकी रचना है? इब्न बतूता। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। कौन? फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था फिरोज तुगलक। उलेमाओं के आदेश पर फिरोज तुगलक ने एक नया कर, जिसे सिंचाई कर लगाया, जो उपज का 1/10 भाग होता था। सिंचाई कर किसने लगाया? फिरोज तुगलक ने। सिंचाई कर फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, 300 नए नगर स्थापित किए, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिजराबाद यानी टोपेरा गांव एवं टोपेरा और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ जो है दिल्ली में लाए गए। किसके शासनकाल में? फिरोज तुगलक। या किसने मंगवाए ये भी पूछा जाता है कि टोपरा और मेरठ के अशोक के स्तंभ जो है दिल्ली किसने मंगवाए? तो फिरोज तुगलक ने मंगवाए। खिजराबाद यानी टोपेरा दोनों सेम ही है, किसी नाम से भी पूछा जा सकता है। सन 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। भूमि के मापन का प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। गुलरुखी
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बूका नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर एवं बूका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर के तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस प्रयास विजयनगर की यात्रा पर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, तेलुगु साहित्य के थे। नागलपुर नामक नए नगर, हजारा एवं विट्ठल स्वामी का निर्माण जो है कृष्णदेव राय ने कराया था। विट्ठल स्वामी करके प्रश्न आया था। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी, तीनों एक ही नाम है, 25 जनवरी 1565 में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। ये प्रश्न भी पूछा गया है, विजयनगर का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? तीनों में से कोई नाम, मेन जो है यही पूछा जाता है, तालीकोटा। ठीक, कब हुआ? 1565 ईस्वी में। या सीधे तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से मोहम्मद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। रियाजुल इंशा नाम से महमूद गवां ने पत्रों का संग्रह किया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मुगल बादशाह बाबर से पराजित हुआ। तो किसकी जीत हुई? बाबर की जीत हुई। कौन पराजित हुआ? इब्राहिम लोदी। पानीपत का पहला, पानीपत के युद्ध जो है पूछे जाते हैं, तो पहला युद्ध 1526 में, इसमें बाबर की विजय हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलामा युद्ध नीति, ये इंपॉर्टेंट है, तुगलामा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। यूपी में प्रश्न आया था कि युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में हुआ, किसके द्वारा हुआ? तो पानीपत के पहले युद्ध में किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। दोनों इंपॉर्टेंट है। बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया, उस्ताद अली व मुस्तफ़ा। उस्ताद अली व मुस्तफ़ा। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण जो है पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तर पूर्वी मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। ये 5वीं वीडियो यहीं पे समाप्त की जाती है। आगे के भाग में आगे की क्वेश्चन जो है आपको बताए जाएंगे, फैक्ट्स जितने हैं। तो सारी सीरीज़ को आप लोग देखें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर करें। व्यूज़ आएंगे तो वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है, ताकि और भी जल्दी से आपका सारा जो सिलेबस है वो कवर किया जा सके। तो कोशिश करिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इंडियन हिस्ट्री जो है BHU एंट्रेंस के लिए शुरू की गई थी अध्ययन की, उसमें ये जो है 6ठा भाग है और ये मध्यकालीन इतिहास का अंतिम भाग है। यानी 6 भाग में आपके प्राचीन और मध्यकालीन दोनों जो है ख़त्म हो गए हैं इतिहास। तकरीबन 70 से 75-80 मिनट में आपके सारे इतिहास का रिवीजन हो जाएगा। सारे इतिहास मतलब प्राचीन और मध्यकालीन। फिर इसके बाद 2 या 3 वीडियो जो है बनेगी आधुनिक भारत पे। ठीक, तो 11 से 12 वीडियो में आपके पूरे जो है इतिहास कवर करा दिया गया है। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो इससे पहले की जो 5 वीडियोज आप लोगों ने नहीं देखे, अगर BHU एंट्रेंस दे रहे हैं या UPSSC की परीक्षा दे रहे हैं, UPPCS देने वाले हैं, तो ज़रूर देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं सभी को कवर
किया गया है उस वीडियो में। ठीक, सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी था। शेर शाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए। शेर शाह के काल में ही मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, जो फिल्म अभी आई थी पद्मावत, तो किसने की थी? मालिक मोहम्मद जायसी। शेर शाह ने उच्च स्तरीय भू राजस्व व्यवस्था की स्थापना की। डाक सुविधा के लिए अनेक सड़क और सरायों का निर्माण करवाया। किसने? शेर शाह ने। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी शेर शाह ने कराई थी। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में पंजाब के कलानौर नामक स्थान पे हुआ था। अकबर के देखिए कार्य देख लीजिए, मैक्सिमम चांसेस होता है बीएचयू में कि अकबर से पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए। दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1562, जजिया कर समाप्त किया 1564, फतेहपुर सीकरी 1571, इबादत खाना 1575, दीन इलाही की स्थापना 1582, इलाही संवत की शुरुआत 1583। तो ये जितने बताए गए हैं ये इतने महत्वपूर्ण हैं, और ये दोनों ज़्यादा, दास प्रथा, तीर्थ यात्रा, जजिया कर, 3 जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जहांगीर हम लोग आ जाते हैं, तो इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1605 से 1627 तक। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में थी। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, यूपी पीसीएस में आया है, आपके बीएचयू एंट्रेंस में भी आया है कि मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में पहुंची थी। तो 4 ऑप्शन दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, जहांगीर आपको लगाना है। स्थापत्य जहाँ देगा वहाँ शाहजहाँ। जहांगीर में जो है चित्रकला, जहांगीर चित्रकला, बहुत बड़ा जानकार था जहांगीर चित्रकला का। अगर इसके सामने जो है कई चित्र प्रदर्शित कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो ये बता सकता था किस चित्रकार ने कौन सी जो है पेंटिंग बनाई हुई है। यहाँ तक कि आँख या नाक या कान किस चित्रकार ने बनाए थे ये भी जहांगीर बता देता था आसानी से। तो इतना बड़ा जानकार जो है जहांगीर था चित्रकला का। स्थापत्य जो है शाहजहाँ के शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। इसने जो इमारतें बनवाई थी वो था दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद, ताजमहल। दारा शिकोह जो है सर्वाधिक विद्वान था शाहजहाँ के पुत्रों में। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। इसने सीरे अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाया, नौरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगवाया। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भांग आदि की खेती पर प्रतिबंध किसने लगवाए। नौरोज को त्यौहार जो है उसने किसने बंद करवाया? तो कौन था? औरंगजेब। इस्लाम स्वीकार नहीं करने पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई थी। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। मुगलकालीन सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था मनसबदारी प्रथा पर आधारित थे। इसे जो है अकबर ने स्थापित किया या प्रारंभ किया। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे, ये आपको याद रखना है। इसमें जो है पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद होता था। देखिए, चौथ और सरदेशमुखी नामक कर जो है शिवाजी के द्वारा लगाया था। ये यूपी 2018 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न था कि चौथ या सरदेश में से कौन कर जो है शिवाजी द्वारा लगाया। इन दोनों में से कोई एक पूछा था
की नामकरण किसके द्वारा लगाया गया था? तो चौथ और सरदेश दोनों जो है शिवाजी द्वारा। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1557 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। यहीं पे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो है मध्यकालीन भारत यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद आपको आधुनिक भारत 2 से 3 वीडियो में आधुनिक भारत कवर किया जाएगा। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। जितने भी इतिहास आपने पढ़ लिया है, 9 पार्ट टोटल जो है बनेंगे। इतिहास के सारे भाग आप लोग देख लीजिएगा। 1 से 2 दिन बाद जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी 200 प्रश्नों की इतिहास से रिलेटेड। तो जो लोग तैयारी पे लगे हुए हैं वो सारे वीडियो को देखते रहें, 2 से 3 बार देखें, फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हिस्ट्री वाले पोर्शन कवर हो जाएंगे। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। इतिहास की ये 7वीं और आधुनिक भारत की पहली वीडियो है। इससे पहले जो है प्राचीन और मध्यकालीन भारत टोटल 6 भाग बनाए जा चुके हैं। आज से जो है आधुनिक भारत शुरू किया जा रहा है। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। प्रश्न पूछा हुआ है। जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। तो प्रश्न कई तरीके से बन सकते हैं, जैसे कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, किस सन में आया था, किसका राजदूत बन के आया था। सन 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठरी या फैक्ट्री जिसे बोल सकते हैं सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई। सन 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से हराया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों की सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। तो प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। एक तरफ अंग्रेज थे बक्सर के युद्ध में, एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय थे। इस युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय हुई थी। इसमें अंग्रेजों के जो सेनापति थे अंग्रेजों की तरफ से वो थे हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि के नाम से 2 संधियां 1765 ईस्वी में हुई। पहली इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट शाह आलम तृतीय तथा अंग्रेजों के मध्य हुई और दूसरी जो हुई थी वो अवध के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह किया। कब हुआ था? 29 मार्च 1857 में। तिलक ने 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। ये प्रश्न जो है BHU BA में भी पूछा है, LLB में भी पूछा है और UP PCS में भी पूछा हुआ है। गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तिलक ने। 1853 में गणपति और 95 में यानी 2 साल बाद शिवाजी।
महाराष्ट्र में विनायक दामोदर चापेकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। किसने? विनायक दामोदर चापेकर ने 1904 में अभिनव भारत। सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के प्रयासों के फलस्वरूप अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कब हुई थी कांग्रेस की स्थापना, ये भी पूछा हुआ है, तो 1885 में। कहाँ? बम्बई। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। किसने? लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावित हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग की थी। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी गर्म दल और उदारवादी यानी नरम दल, दो दलों में विभाजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। तो कांग्रेस का विभाजन किस सन में हुआ? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में। 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। इसमें जो है निम्न घोषणाएं की गई। ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आया हुआ है LLB में कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? तो 1912 ईस्वी में। क्या घोषणाएं की थी? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। और सबसे महत्वपूर्ण जो था, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। तो घोषणा 1911 में हुई और दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 में। ये प्रश्न कई जगहों पे पूछा हुआ है। तो 1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। जॉर्ज पंचम थे उस समय सम्राट और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। 23 दिसंबर 1912 को रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। सन 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका में है, गदर पार्टी की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में बंगाल में होम रूल लीग की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो है दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण, जो बिहार में किया गया, चंपारण आंदोलन में। चंपारण विद्रोह का कारण जो है के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कौन थे? जनरल डायर। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किल्चू की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पे जनसभा हो रही थी। 1 अगस्त 1920 का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में, 1 अगस्त 1920 में। 1920 आपको याद रखना है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में, 5 फरवरी 1922 को देवरिया जिले में चौरी चौरा कांड हुआ था। इससे दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ये फैसला काफ़ी जो है गलत है, गांधी जी का काफ़ी गलत फैसला था मेरी नज़रिए से, ठीक, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है पूरे देश में व्यापक स्तर पर उस समय फैल गया था और केवल एक कांड से
चौरी चौरा नामक कांड से इन्होंने इसे वापस ले लिया, वरना आज़ादी कई साल पहले ही हम लोगों को मिल गई होती। सन 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो ये यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में। गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 में जो हुआ था, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो प्रश्न आया हुआ है, गांधी जी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो केवल एक बार। किस अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन। ये अधिवेशन भी याद रखना है। सन 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी हुई थी। सन 1929 ईस्वी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने। 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी के लिए प्रस्थान किए। 24 दिन की यात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1934 ईस्वी में। तो ये वीडियो यहीं समाप्त की जाती है। अगली वीडियो में आधुनिक भारत जो है अध्ययन में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं फैक्ट, वो ख़त्म हो जाएगी। यानी आधुनिक भारत आपकी 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। ठीक, वीडियो पसंद कैसी आई हो ज़रूर बताएं, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम अध्ययन की जो सीरीज चल रही है इंडियन हिस्ट्री की, उसका ये लास्ट यानी अंतिम भाग है। ठीक, ये भाग 8 है। बाकी के 7 भाग अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाके ज़रूर से एक बार आप लोग पूरी वीडियो को 8 भाग देख लीजिए। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पटाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कौन प्रत्याशी थे गांधी जी के? पटाभी सीतारमैया। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे जो थे जवाहरलाल नेहरू। इस आंदोलन को ही दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 मार्च को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। तो पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में हुई? लाहौर अधिवेशन में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 में हुई। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी सहगल, कर्नल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। इन्हें जो है फांसी की सज़ा दी गई, परंतु जन आंदोलन के कारण वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी थी। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। 16 अगस्त 1946। तो 1946 में आपको याद रखना है, सीधी कार्रवाई दिवस 1946।
कब? 16 अगस्त। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 2 सितंबर 1946। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी। ये प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी के थे। तो अध्यक्ष में कौन थे? जेपी कृपलानी। कुछ तथ्य। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वालों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण के पिता जो है राजा राम मोहन राय को कहा गया। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक विवियन डेरिजियो था। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। भारत भारतीयों के लिए यह नारा जो है आर्य समाज ने दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। कब? 1893 में। कहाँ? शिकागो। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा या अर्धनंगा फकीर कहा। किसने? चर्चिल ने। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। तो महात्मा की जो उपाधि दी थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा। राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरडौली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने दिया था। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी जो है एडोल्फ हिटलर ने कहा था। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका अरिहंत। इसमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री कम दी गई है, यानी बहुत ज़्यादा फैक्ट्स मॉडर्न हिस्ट्री कवर नहीं किए गए हैं। जो इस बुक में है वो सारी चीज़ें करा दी गई हैं। इसके अलावा भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, तो उसके लिए आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। ये सारा जो है 1 से 2 बार आप लोग ज़रूर अरिहंत की जो पूरी सीरीज 8 वीडियो कराई गई है उसे आप लोग देख लीजिएगा।